हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को विदित ही है कि हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है और इस सीरीज में का आज छठा भाग हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये टेस्ट हमारा लाइव चलता है और जितने भी लोग देखते हैं सभी कमेंट करके आंसर भी देते हैं और देना भी चाहिए। पहले भी एक दिन आपको बताया गया था कि यदि हम अपने हाथ और मस्तिष्क दोनों एक साथ चलाते हैं तो हमारी जो क्रिया होती है दोहरी हो जाती है और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो इसलिए सभी कमेंट करके आंसर अवश्य दें, साथ साथ कमेंट करके आंसर देते रहें। आइए, आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने कालक्रम सिद्धांत का पालन अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं किया है। विकल्प दिया गया गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने कालक्रम सिद्धांत का पालन अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं किया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी से संबंधित कवि लेखक कितने हैं। विकल्प है 80, 85, 75, 72। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 72। हिंदी से संबंधित कितने कवि लिए गए हैं, 72 कवि लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिव सिंह सेंगर के इतिहास की नहीं है। क्वेश्चन पुनः देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिव सिंह सेंगर के इतिहास की नहीं है। विकल्प आपको दिए जा रहे हैं। विकल्प हमारे समक्ष हैं। इसमें तिथि निर्धारण में किंवदंती तथा अनुमानों से काम लिया गया है। दूसरा विकल्प है, यह आकारादि क्रम से लिखा गया है। तीसरा है, यह परवर्ती लेखकों के लिए मुख्य आधार रहा। चौथा है, 1870 ईस्वी में प्रकाशित इस ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन है। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिव सिंह सेंगर के इतिहास की नहीं है। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। जो विशेषता नहीं है उस विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1870 में प्रकाशित इस ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन है। आप सभी जानते ही हैं कि जो डी है ये इसके ग्रंथ की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, और फिर भी अगर किसी को संदेह है तो आप इस चैनल पर जाइए और वहाँ शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है उसकी संपूर्ण डिटेल आपको करवाई हुई है। आप वहां जाकर चैनल पर इसको देखिए और डिटेल्ड वीडियो के अंतर्गत आप सभी जानकारी से संबंधित ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास की विशेषता है। जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास की विशेषता है। विकल्प है, उन्होंने आदिकाल पर विचार नहीं किया। उनके इतिहास में 14वीं शताब्दी के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के कवियों पर विचार किया है। मिश्र बंधु विनोद उनका आधार ग्रंथ है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास से संबंधित जो विचार सही है उसको चुनकर आपको आंसर देना है कि इन विकल्प में से जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ से संबंधित कौन सा कथन सही है। हमारा आंसर हो जाएगा बोल,
उनके इतिहास में 14वीं शताब्दी के विषय में कुछ भी कहा नहीं गया है। ये सत्य है कि 14वीं शताब्दी से संबंधित उनके ग्रंथ में कुछ भी नहीं कहा गया। बाकी जॉर्ज ग्रियर्सन के जो ग्रंथ है उसकी संपूर्ण डिटेल आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से सर्च करें वीडियो जॉर्ज ग्रियर्सन और मेरे ही चैनल पर जाकर इसे देखें तो इसकी संपूर्ण डिटेल आपको करवाई हुई है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की नहीं है? विकल्प है, उनके द्वारा किया गया काल विभाजन आज तक मान्य है। दूसरा है, उन्होंने आरंभ की कुछ रचनाओं को सांप्रदायिक बताया है। तीसरा विकल्प है, उन्होंने नए कवियों की खोज का प्रयास नहीं किया है। और चौथा विकल्प है, उनका इतिहास शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है कौन सी विशेषता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की कौन सी विशेषता नहीं है? जो नहीं है उसका चुनाव कर आपको आंसर देना है। आंसर आ जाएगा हमारा सी, उन्होंने नए कवियों की खोज का प्रयास नहीं किया। ये विशेषता नहीं है। बाकी सभी जो विशेषता हैं वो आचार्य शुक्ल ग्रंथ की हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है? विकल्प है, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकरतैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है किसने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया, क्या आ जाएगा? ए, रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उचित वक्ता के संपादक कौन थे? उचित वक्ता के संपादक कौन थे? विकल्प है, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित सदानंद, छोटूलाल मिश्र, भागीरथ मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संपादक कौन थे? विकल्प है, मदन मोहन मालवीय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी, दुलारे लाल भार्गव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रावकाचार किसकी रचना है? विकल्प है, देवसेन, जिनदत्त सूरी, स्वयंभू, शालिभद्र सूरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा देवसेन। अगला क्वेश्चन है, पहुड़ा दोहा के रचनाकार कौन है? विकल्प है, मुनि कनक कामर, नयनिंद मुनि, राम सिंह और होल कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राम सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, किसने आदिकाल की एक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता? किसे आदिकाल की एक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता? विकल्प है, अप्रामाणिक रचनाएं। दूसरा विकल्प है, राष्ट्रीयता का चरमोत्कर्ष। तीसरा विकल्प है, वीर व श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति। चौथा विकल्प है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। जिसे जो प्रवृत्ति आदिकाल की नहीं है उसे चूज कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी, राष्ट्रीयता का चरमोत्कर्ष। आप सभी जानते हो कि राष्ट्रीयता का चरमोत्कर्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का अभाव पाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकरतैन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? विकल्प है गोकुलनाथ, ईशनाथ, सिद्धनाथ, तोमरनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, गोकुलनाथ। आप सभी जानते हो कि दोनों रचनाएं किसकी हैं? गोकुलनाथ की है, कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। और किसमें किसका वर्णन है ये आपको बताना। 84 वैष्णव की वार्ता में किसका वर्णन है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। और 200 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? विकल्प है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभी जानते ही हो, बहुत अच्छी कोडिंग के साथ ही आपको करवाया जाता है कि जो एम द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको महावीर स्वामी बना लेते हैं। महावीर स्वामी ने इतनी लंबी तपस्या की कि उनके शरीर पर बीज, उनके बालों में क्या उगाए थे? बीज उगाए थे। वहीं से हम याद रखते हैं कि एम द्विवेदी ने क्या कहा? बीज वपन काल कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुंज रास के रचयिता कौन है? मुंज रास के रचयिता कौन है? विकल्प है मुंज कवि, जिंदत कवि, शालिभद्र कवि या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि मुंज रास के जो कवि हैं वो इनमें से कोई नहीं है। मुंज मत कर देना, मुंज रास मुंज की रचना नहीं है किसकी? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है? विकल्प है आसगु, पालहन, सुमतिगणी या जिनधर्म सूरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, आसगु। सभी जानते हो कि चंदनबाला रास, आसगु को हमने आस बनाया था कि आशा रखते हैं सभी क्या लगाएं? चंदन का टीका लगाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? विकल्प है बाणभट्ट, मेरुतुंग, कुलशेखर या हेमचंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, मेरुतुंग। आप सभी जानते हो, अच्छे से कोड से आपको याद करवाया हुआ है। ये सभी जिसने पेड क्लास ली थी उनको बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ है कि मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग। हे मेरे तुम प्रबंध करो चिंता मत करो, हे मेरे तुम प्रबंध करो चिंता मत करो। यानी मेरे से मेरु, तुम से तुम लगा दिया, हे मेरे तुम प्रबंध करो चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, भविष्यक्त कहा की रचना किसने की? विकल्प है देवपाल, धनपाल, कुमारपाल या रामपाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धनपाल। भविष्य किसका अच्छा होता है? जिसके पास धन होता है। जिसके पास धन होता है उसी का क्या होता है? भविष्य अच्छा होता है। तो ये इस प्रकार से कोड करके हमने याद किया हुआ है ताकि एक दूसरे के अंदर ना मिले और पेपर में जाकर हम किसी प्रकार के संदेह से ग्रसित न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, दिया गया है, सोमप्रभ सूरी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? विकल्प है कुमारपाल रास, कुमारपाल चरित, उपदेश रसायन रास या कुमारपाल प्रतिबोध। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा हमारा डी, कुमारपाल प्रतिबोध। हमने अच्छे से याद किया है कि प्रतिबोध याद रखना, कुमारपाल प्रतिबोध। तो जो इनकी है सोमप्रभ सूरी की, तो ये जो कुमार होते हैं ना, कुमारी लोग होते हैं, ये अच्छा बोध, कुमारपाल चरित नहीं है, ये कुमारपाल प्रतिबोध है। अच्छा, कुंवारे लोग अच्छा बोध करने के लिए सोमवारी का व्रत रखते हैं, यानी सोमवारी को सोमप्रभ बनाया हमने। कुमार कुमार है, प्रतिबोध का अर्थ होता है वर, तो यानी कुंवारे लोग अच्छा वर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सोमवारी का व्रत करते हैं। तो सोमप्रभ सूरी की क्या हो जाएगी, कुमारपाल प्रतिबोध है। एक रचना है कुमारपाल चरित, तो जो चरित किसकी है ये आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि कुमारपाल चरित्र के रचनाकार, कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है। अगर कुमारपाल प्रतिबोध आती है तो किसकी होगी, सोमप्रभ सूरी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संदेशा रासक की रचना किसने की। संदेशा रासक की रचना किसने की। विकल्प है अदहमाण, स्वयंभू, पुष्पदंत या जोइंदू कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अदहमाण, है ना। अदहमाण ने किसकी रचना की, संदेशा रासक की रचना की। आप सभी जानते हो कि अदहमाण का ही दूसरा नाम क्या होता है, अब्दुल रहमान होता है। और अब्दुल रहमान होते हैं वो अपने हर एक सॉन्ग के साथ हमें क्या देते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, सरहप्पा का काव्य कैसा है। विकल्प है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य या खंड मुक्तक काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, खंड काव्य। जो सरहप्पा का जो काव्य है वो कैसा है आपका, खंड काव्य। सरहप्पा का काव्य कौन सा है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, वो कैसा है आपका, खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं। विकल्प है दामोदर, ज्योतिश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दामोदर। हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि जो दामोदर है, जो दादाजी है ना, ये उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं ना, बात बात पे बोलते रहते हैं। उक्ति व्यक्ति, हर व्यक्ति पे उक्ति करते रहते हैं, यानी बोलते रहते हैं। कौन, हमारे दादाजी। तो दादाजी से हमने दामोदर बनाया था और ये क्या करते रहते हैं, उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है। विकल्प है कर्नल टोड, वूलर, मुनि जिन विजय और नामवर सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ऐतिहासिक कहो या प्रमाणिक कहो, एक ही बात है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, कर्नल टोड। आप सभी को बहुत आसान कोडिंग के साथ ये करवाया हुआ है। और किसी को अगर थोड़ा सा भी संदेह है कि किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक और किसने अर्ध प्रामाणिक, तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखिए। एक बार देखोगे कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। विकल्प है कीर्ति सिंह, शिव सिंह, राज सिंह या नर सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, शिव सिंह। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है। विकल्प है भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमीर खुसरो या चंद कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया, अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना नहीं की। विकल्प है कवित सवैया, पहली मुकरी, डकोसला, कोश।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए कवित सवैया। दोस्तों अमीर खुसरो की डिटेल्ड वीडियो आपके पास उपलब्ध है चैनल पर, आप वहां से जाकर डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हो। पहेलियाँ क्या होती हैं, मुकरियाँ क्या होती हैं, निस्बत क्या होती है, शायद बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है, किसी ने ही ऐसे समझाया होगा। तो आप अवश्य एक बार जाकर अमीर खुसरो को देखें। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, प्रथम सूफी काव्य किसे कहा जाता है? विकल्प है कन्हावत को, चंद्रायन को, आखिरी कलाम को या चित्रावली को। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रायन या चंदायन। किसकी थी चंदायन? मुल्ला दाऊद की। जो चंदायन है उसको प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन रासो काव्य कौन सा है? विकल्प है उपदेश रसायन रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, रेवतीगिरी रास या मुंजराज। मुंजरास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सबसे प्राचीन रासो काव्य कौन सा है आपका? आंसर हो जाएगा मुंजरास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रसिद्ध गद्य पद्य पुस्तक राउल वेल के लेखक कौन थे? विकल्प है अमीर खुसरो, दामोदर, ज्योतिश्वर ठाकुर या रोड़ा कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। राउल वेल किसकी रचना थी आपकी? रोड़ा कवि की। आंसर हो जाएगा डी रोड़ा कवि। दोस्तों ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सीरीज थी। आगे हम देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। आगे की क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आगे का क्वेश्चन हमारा है, बिसलदेव रासो किस प्रकार की रचना है? विकल्प है श्रृंगार प्रधान, वीर प्रधान, भक्ति प्रधान या शांत रस प्रधान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए श्रृंगार प्रधान। सभी जानते हो कि जो बिसलदेव रासो है कैसी थी, एक श्रृंगारिक रचना थी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? विकल्प है ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक या सामाजिक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी साहित्यिक रचना है। ना तो ऐतिहासिक रचना है, ना आपकी राजनीतिक रचना है, ना सामाजिक रचना। कैसी है? साहित्यिक रचना है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, परमाल रासो के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है चंद, जयानक, जगनिक या नरपति नाल है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी जगनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्लाह उद्दल का संबंध किससे है? विकल्प है परमाल रासों से, खुमान रासों से, कायम रासों से या हमीर रासों से। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आल्हा उद्दल दो वीर पुरुष हुए हैं, उनकी कहानी का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, खुमान रासो के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है शांति विजय, दलपति विजय, विजय सेन सूरी या मुनि जिन विजय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी दलपति
विजय। आप सभी जानते हो, जिसने भी पेड क्लास ली है वो कभी इनमें कंफ्यूज नहीं होगा, ना कभी गलत करेगा इन क्वेश्चनों को। देखिए हमने बहुत अच्छे से कोडिंग के साथ इसको याद किया कि जो दल पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको क्या हो जाता है, खुमाण हो जाता है। खुमाण यानी गुमाण, उसको क्या हो जाता है, खुमाण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कलयुग रासों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं न्यामत खां, जिनविजय, सारंगधर और रसिक गोविंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, रसिक गोविंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है? विकल्प है 10, 12, 15 या 11। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार मानकर क्या दिया, वीर गाथा काल नाम दिया आदिकाल को। ये 12 रचनाएं कौन कौन सी थी? जिसने पेड क्लास ली है उनको बहुत अच्छे से याद होगा, कोड के साथ हमने सभी को याद कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, नाथों की वाणियों का संग्रह किसने किया है? विकल्प है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, राहुल सांकरतय ने, रामकुमार वर्मा ने या माता प्रसाद गुप्त ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशाची भाषा का आदिम स्थान कौन सा है? विकल्प है चीनी, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या पाकिस्तान। इनमें से कौन है वो सही विकल्प आपके समक्ष नीचे दिए गए हैं। पशाची भाषा का आदिम स्थान कौन कौन सा है, ये सही कोड का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 2। जो 1 और 2 चीनी और अफगानिस्तान, ये आपकी पशाची भाषा का आदिम स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कछुली रास के रचयिता कौन है? विकल्प है प्रज्ञातिलक, उदयवंत, देहलण या अज्ञात। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए, प्रज्ञा तिलक। आप सभी जानते हो कि हमने अच्छे से कोड के साथ इसको याद किया कि कछु नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्रज्ञा तिलक चाहिए, कि हमें प्रज्ञा माने ज्ञान, ज्ञान का तिलक लगा दो, बाकी कछु नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? विकल्प हमें दिए गए हैं भक्ति साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। क्षमा करना, क्वेश्चन हमारा था ढोला मारूरा दोहा कैसी रचना है, किसकी रचना है, ये तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ही, लेकिन क्वेश्चन है कैसी रचना है। विकल्प है भक्ति साहित्य है, लौकिक साहित्य है, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, लौकिक साहित्य। आप सभी जानते हो कि जो ढोला मारूरा दोहा है मुनि राम सिंह का, ये किसका है, कैसा है आपका, लौकिक साहित्य है। आदिकाल में 3 प्रकार के साहित्य थे आपके, एक साहित्य आपका था धार्मिक साहित्य, जिसका मेन उद्देश्य था भक्ति का प्रचार प्रसार करना। दूसरा था आपका रासो साहित्य, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, राजाओं की प्रशंसा करना। और तीसरा का था लौकिक साहित्य या फुटकर साहित्य, जिसका उद्देश्य था आम जनता का मनोरंजन करना। तो ढोला मारूरा दोहा जो है वो कैसा है, आपका लौकिक साहित्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? विकल्प है भट्ट केदार, कुशल लाभ, देवसेन या दामोदर शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा हमारा ए भट्ट केदार। सभी जानते हो जयमेंक जस चंद्रिका, तो जयमेंक जस जो चंद्रिका है के लेखक कौन है आपके? मधुकर कवि होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन में ही आपके नहीं दिए गए हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। जयमेंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? तो जयमेंक जस चंद्रिका के जो लेखक हैं वो कौन है? मधुकर कवि हैं आपके। यहाँ भट्ट केदार दिया गया है, गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जयमेंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? जयमेंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? मधुकर कवि। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, वर्ण रत्नाकार कैसी रचना है? विकल्प है नक्षत्र विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण या ज्योतिषी ग्रंथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, भाषा विज्ञान। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की रचना है? एक भाषा विज्ञान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसी रचना है? विकल्प है गद्य रचना, काव्य रचना, प्रबंध रचना या गद्य पद्य मिश्रित रचना। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गद्य पद्य मिश्रित रचना। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई? विकल्प है भक्ति, वीर, भक्ति रस से परिपूर्ण, वीर रस से परिपूर्ण, श्रृंगार रस से परिपूर्ण या इन सभी की सम्मिलित रचनाएं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी भक्ति रचनाएं भी लिखी गई थी, वीर रचनाएं भी लिखी गई और श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी गई। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, आदिकालीन साहित्य में किसकी उपेक्षा हुई है? विकल्प है अंधविश्वास एवं पाखंड की, दूसरा विकल्प है व्यापक जन समुदाय की, तीसरा है युद्ध वर्णन की, चौथा है भक्ति वैराग्य की। आदिकालीन साहित्य में किसकी उपेक्षा हुई है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी, व्यापक जन समुदाय की। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा की गई है। व्यापक जन समुदाय को सम्मिलित नहीं किया गया, उनके विचारों को सम्मिलित नहीं किया गया, उनके विचारों पर ध्यान भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, करकंड चरयू के रचनाकार कौन है? विकल्प है धनपाल, कौहल, कनकामर या राम सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर जानते ही हो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कनकामर। करकंड चरयू के रचनाकार कौन है? कनकामर। ये पीछे पूछा भी गया था, नेट में मिलान करने के लिए दिया गया था कि करकंड चरयू के रचनाकार तो कौन आ जाएगा? कनकामर। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, सिद्ध साहित्य की प्रसिद्ध रचना मंजूश्री और मूल कल्प का सृजन काव्य के निम्न रूप में हुआ है। सिद्ध साहित्य की प्रसिद्ध रचना है मंजूश्री और मूल कल्प। इसका जो सृजन काव्य है, इस काव्य का सृजन काव्य किस रूप में हुआ है? विकल्प है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या एकार्थक काव्य के रूप में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, एकार्थक काव्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की आदिकालीन भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली रचना पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन थे? विकल्प है राहुल सांकरतैन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शशि भूषण दास या रमाशंकर शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सभी जानते हो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहकर पुकारा और पुरानी हिंदी नाम से ही इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, भक्ति काल संत काव्य परंपरा को ज्ञानाश्री शाखा की संज्ञा दी है। भक्तिकालीन जो
काव्य परंपरा है उसको ज्ञानाश्री शाखा की संज्ञा किसने दी? दो ही विकल्प आपके समक्ष हैं दोस्तों, दोनों में से ही आपको कमेंट कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी जानते हो, कोड के साथ करवा रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप को बहुत क्या समझते थे? ज्ञानी समझते थे, इसीलिए इन्होंने क्या कहा? ज्ञानाश्री शाखा कहा भक्ति काल को, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये क्या समझते थे? निर्गुणी समझते थे, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कह दिया? निर्गुण कहा था। तो बस ध्यान रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? ज्ञानाश्री शाखा। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। कल मिलते हैं पुनः आपको एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। और दोस्तों कहना चाहूँगी, ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों प्रत्येक दिन आप ये लाइव क्वेश्चन लगाते रहिएगा, हर दिन आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य नया मिलता है और हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। धन्यवाद।